हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लाए हैं जिसका नाम हमने रखा है करंट अफेयर सीरीज़। इस सीरीज़ के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएँ आपको सुबह 6 बजे मिल जाती हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफ़िशियल पर। 1 जुलाई से पहले आप सभी को पता है हम एक सीरीज चलाया करते थे सुप्रभात सीरीज नाम से। उस सुप्रभात सीरीज में हम 2 भाग एक साथ कवर कर लिया करते थे। लेकिन अब हमने उन 2 भागों को अलग-अलग क्लास में कन्वर्ट कर दिया है। पहला भाग करंट अफेयर से संबंधित होता है और दूसरा भाग आज के दिन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं क्या रहीं उनसे संबंधित होता है। दोनों अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास की टाइमिंग हमने सुबह 6 बजे की रखी हुई है और आज के दिन का महत्वपूर्ण इतिहास बताने वाली कक्षा जो है, उसकी टाइमिंग हमने साढ़े 7 बजे रखी हुई है सुबह। क्लियर हुआ? अब आज के दिन 3 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर्स की क्लास में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। ये करंट अफेयर्स की कक्षा सोमवार से शुक्रवार हुआ करती थे। सैटरडे संडे को आपकी छुट्टी रहेगी। बहुत बढ़िया। अब हम आपको बता देते हैं कि आज हम इस कक्षा में क्या-क्या करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं, तो उनकी रूस की यात्रा के क्या-क्या मायने हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको हटाने के लिए एक नया गठबंधन बना है। आप सभी को पता है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। अगर वहाँ पर सत्ता में परिवर्तन होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारे पर भी असर उसका पड़ता है क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं, जो भारत को साथ लेकर चलने वाले होते हैं और कुछ नेता ऐसे बन जाते हैं, जो भारत को एक अलग नज़र से देखते हैं। अभी थोड़े ही समय पहले आपने वो विवाद सुना था नदी वाला, आपको पता हो नेपाल ने अपना एक नक्शा भी जारी किया था, ठीक है ना? तो ये प्रभाव पड़ता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे आस पड़ोस की जो देशों की राजनीति है वो किस प्रकार से बदल रही है और हमारे देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट ने राशिद को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए पैरोल की अनुमति दे दी है। राशिद, जिन्हें हम इंजीनियर राशिद के नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर के हैं ये, लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। अभी इन पर केस चल रहा है। अभी हम बात करेंगे कि वो केस कैसा है और बहुत ही ये आप कह सकते हैं कड़ी सज़ा होती है उस केस के तहत, जिस केस के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। भारत और पाकिस्तान ने अपने-अपने देशों में बंद कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान किया है। उनके बारे में बातचीत करेंगे। ये विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑफ़िशियली जारी किया गया है। ये कब किस प्रकार से सूची आदान-प्रदान करते हैं और किस प्रकार से ये अपने वहाँ पर बंद कैदियों को छुड़वा लेते हैं, वो बातें हम कवर करेंगे। रांची में कोयला माफिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। ईडी का मतलब तो आपको पता ही होगा। ये जो है जितने भी ये ऐसे पैसों से संबंधित चीजें होती हैं, ऐसे केस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित, ये ईडी ही संभालती है। ये वही ईडी है जिसने अरविंद केजरीवाल पर क्या किया था, सम्मन जारी किया था और अंत में उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो रांची में कोयला माफिया यानी कि खानों को खोदने वाले एक माफिया जो संगठन होते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने किस प्रकार से कार्रवाई की है, क्या किसी स्पेसिफिक पर्सन को पकड़ा है, उनके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो ये अपनी आज की न्यूज़ रहेगी। अगर आपको ये आज की कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन बटन को भी आप प्रेस कर लेंगे। ठीक है? चलिए, अब हम चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। क्रेमलिन सेज पीएम मोदीज विजिट कुड डीपन रशियन ट्रेड टाइज टू इंडिया।
क्रेमलिन का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से भारत के साथ रूस के व्यापारिक संबंध और भी मजबूत हो सकते हैं। रसिया इज यस टू अनाउंस द डेट ऑफ द विजिट बाय पीएम मोदी। लेकिन इसमें उनकी यात्रा की जो तारीखें हैं उनकी घोषणा नहीं की है कि वो कहाँ कहाँ किस प्रकार से जाएंगे। लेकिन थोड़े ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि रूस की यात्रा की वजह से अभी जो एक समिट होने वाला है जिसे हम एससीओ समिट कह देते हैं, ठीक है, उस समिट में हमारे भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? हमारे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर, वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे एससीओ, संघाई सहयोग संगठन में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हैं रूस के राष्ट्रपति और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री के रूप में ये इनका कौन सा कार्यकाल है? तो ये इनका तीसरा कार्यकाल है। अभी देखते हैं क्या परिवर्तन होगा, कौन कौन से समझौते लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये न्यूज़ भी मैंने आपको बताई थी। EAM जयशंकर विल रिप्रेजेंट इंडिया, पीएम मोदी टू स्किप एससीओ समिट। एससीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में नामित किया गया था, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा? जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसमें ज़्यादा मुश्किल आपको होनी भी नहीं चाहिए। तो जल्दी जल्दी से बताएंगे कौन सा इसमें ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। कहाँ पर ये शिखर सम्मेलन हुआ था जब इसमें भारत पूर्ण सदस्य बना था इस एससीओ संगठन में? जल्दी जल्दी बताएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था शायद। तो अगर इसमें आपने ऑप्शन टिक किया होगा, अस्ताना कजाकिस्तान, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। अस्ताना कहाँ पर है? ये कजाकिस्तान में है। क्लियर हुआ आपका? तो बहुत बढ़िया। और इस कजाकिस्तान अस्ताना में हो रहे 2017 के शिखर सम्मेलन में भारत ने पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त किया था, ठीक है। लेकिन भारत का और इसका संबंध ऐसा ही नहीं है, काफ़ी पुराना है, इससे भी काफ़ी टाइम पहले 2005 में भारत इसमें किस प्रकार से सदस्य बना था? तो वो एक ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। भारत इसका ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में हिस्सा बना था 2005 में, और 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बन गया। और पिछले साल की जैसे हम बात करते हैं, 2023 में, आपको पता है 2023 में इस एससीओ शिखर सम्मेलन के बारे में, ये शिखर सम्मेलन वर्चुअली कंडक्ट करवाया गया था और इसमें वर्चुअली अध्यक्षता किसके हाथों में थी? तो भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्लियर हुआ? और इस वर्चुअली हुए 2023 के शिखर सम्मेलन में एक नया देश जुड़ा था, ईरान। और ईरान कौन से नंबर का देश इसमें जुड़ा था? तो ये 9वां देश था इसमें सदस्यता ग्रहण करने वाला, ठीक है। एससीओ के बारे में थोड़ा और अगर हम आपको बताएं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी, ठीक है। फिर इन्होंने सोचा कि चलो अपना एक चार्टर होना चाहिए, उसी चार्टर के तहत हम कार्य करेंगे। तो फिर इन्होंने चार्टर पर साइन कब किए थे? 2002 में इन्होंने अपने चार्टर पर साइन कर लिए कि हम इस प्रकार से कार्य करेंगे। और ये लागू कब कर दिया गया? तो लागू किया गया था इसको 2003 में। इस प्रकार से इसकी कहानी है एससीओ की, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस एससीओ के सचिवालय की जब हम बात करते हैं, इसका सचिवालय कहाँ पर बना हुआ है? तो आप अगर थोड़ा सा भी अंदाजा लगाएंगे तो आप ठीक कर जाएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो अगर आपने लिखा होगा चीन, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। नाम से ही पता लग रहा होगा आपका, शंघाई सहयोग संगठन, यानी कि चीन इसमें मुख्य भूमिका में रहा था। और चीन की जो बीजिंग राजधानी है वहीं पर इनका मुख्यालय बना हुआ है। ये एससीओ संगठन एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जब इसकी स्थापना की गई थी 2001 में,
उस समय इसमें कितने देश थे? तो 6 देशों का नाम आता है। कौन-कौन से देश थे वो? अगर हम लिखें चीन, रूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो ये 6 देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो बाद में कौन-कौन से देश इसमें जुड़े थे? इसमें भारत भी हिस्सा बन गया था, इसमें पाकिस्तान भी हिस्सा बना और पिछले साल 2023 में जब वर्चुअली कंडक्ट करवाया गया था ये शिखर सम्मेलन, जिसमें भारत ने अध्यक्षता की थी। तो भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में एक 9वां देश भी शामिल हुआ था, जिसका नाम क्या रखा गया? ईरान। तो इस प्रकार से वर्तमान में इसमें कितने देश आते हैं? 6 और 3 9 हो गए हैं। 2023 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी थीम क्या रखी गई थी? सिक्योर। ठीक है ना? अभी जैसे हम बात करते हैं 2024 की, जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये कब से कब होने वाला है? 3 से 4 जुलाई, यानी कि आज से शुरू हो रहा है ये और ये कल तक चलेगा। तो बहुत बढ़िया बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर गए हुए हैं? गए नहीं हैं, अभी जाएँगे। और इसमें यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, लिखा हुआ है, मिस्टर मोदी इज़ सेट टू विज़िट रशिया फ्रॉम जुलाई 8 टू 9 इन हिज़ फर्स्ट ट्रिप टू दैट कंट्री। और इसके बाद में वो जाएँगे ऑस्ट्रिया। तो इन 2 देशों की उनकी यात्रा है। थोड़ा-सा अगर हम बात करें भारत और रूस के संबंधों के बारे में, तो जब हम शीत युद्ध की बात कर रहे होते हैं, जब दुनिया 2 भागों में बंटी हुई थी, एक पक्ष सोवियत संघ के हिस्से में था और एक पक्ष अमेरिका के हिस्से में था। कहने का भाव सपोर्ट कर रहे थे वो एक दूसरे को। ठीक है ना? मान के चलो, यहाँ पर हम समझा दें आपको, शीत युद्ध, दुनिया 2 भागों में बंटी हुई थी। कुछ देश ऐसे थे जो रूस की तरफ थे, यानी कि रूस के भाग का हिस्सा थे, और कुछ देश ऐसे थे जो अमेरिका के फ़ेवर में थे। तो इस प्रकार ये जब से हमारा भारत का और संयुक्त राष्ट्र सॉरी इसका सोवियत संघ का ये क्या है? संबंध रहा है। शीत युद्ध के दौरान एक महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ ने इस भागीदारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखी थी, जबकि भारत ने विकासशील देशों के अंग और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक नेता के रूप में निकटता से सहयोग किया था। और जब इस यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो विघटन होने के बाद ये जो संबंध हैं वो हमें विरासत में मिले थे। ठीक है ना? तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद से इन दोनों देशों में, यानी कि भारत और रूस में, विशेष रणनीतिक संबंध साझा होते रहे हैं। हालांकि कोविड के बाद के परिदृश्य से कुछ सालों में काफ़ी संबंधों में गिरावट देखी गई थी। इसका कारण ये था कि रूस के चीन और पाकिस्तान के साथ जो संबंध थे वो बढ़ते चले जा रहे थे। ठीक है? इसी वजह से पिछले कुछ वर्षों में भारत के लिए कई भू राजनीतिक मुद्दे भी क्या हैं? सामने उठकर आए हैं। ठीक है? ऊर्जा के क्षेत्र में अगर बात की जाए, तो रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस और भंडारों में से एक है, जबकि भारत ने प्राकृतिक गैस पर निर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक संक्रमण शुरू कर ही दिया है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार माना जाता है। ठीक है ना? और भू राजनीतिक को संतुलित किस प्रकार से कर सकते हैं? तो चीन की जो आक्रामकता है उसके प्रति संतुलन बनाते हुए, क्योंकि हमारा जो भारत और चीन का मुद्दा चलता है पूर्वी लद्दाख के एरिया में, तो किस प्रकार से एक गतिरोध आ गया है भारत और चीन के संबंधों में। ठीक है? लेकिन यह भी प्रकट हुआ है कि रूस चीन के साथ भारत के तनाव को कम करने में योगदान दे सकता है आने वाले समय में। ठीक है ना? रक्षा संबंध भी हमारे साथ अच्छे हैं, क्योंकि कई प्रकार के क्या हैं, एक संयुक्त रूप से क्या करवाए जाते हैं? अभ्यास करवाए जाते हैं। उनके बारे में भी आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से क्या है, इन क्षेत्रों में और अगर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए हुए हैं। ठीक है? रक्षा सहयोग के
आधुनिकीकरण और विविधता लाने पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये भी और अच्छी बात हो जाएगी रूस और भारत के बीच में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेपाली कांग्रेस सीपीएन यूएमएल, ये दो पार्टियां हैं, दोनों ने एक गठबंधन किया है वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री प्रचंड को हटाने के लिए। प्रचंड यानी कि उनका नाम क्या है, जैसे हम बात करते हैं वर्तमान में कौन है वो, जिनको शॉर्ट फॉर्म में वैसे प्रचंड बोल दिया जाता है। तो नेपाली कांग्रेस के एक अध्यक्ष हैं शेर बहादुर देउबा, इन्होंने और नेपाल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने मिलकर क्या किया है, एक नया गठबंधन शुरू किया है। केपी शर्मा ओली जो है ना, इन्हीं के समय में वो विवाद हुआ था, आपको अगर पता हो तो। और ये जो प्रचंड हैं, ये प्रचंड हमारे भारत में आए थे जब हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के रूप में शपथ ली थी। लेकिन उससे पहले वो विवाद बना था, उन्होंने एक मैप जारी किया था जिसमें कुछ हमारे भारतीय हिस्से को अपना हिस्सा उन्होंने बताया था। तो ये प्रचंड जो अभी हैं, उनका पूरा नाम क्या है, उनका नाम है पुष्प कमल दहल, उनको वैसे प्रचंड बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो उनको हटाने के लिए अभी गठबंधन की सरकार बनी है और उनका कहना है कि अब एक नई राष्ट्रीय आम सहमति वाली सरकार बनेगी। और लेकिन फिर अभी जो वर्तमान के हमारे नेपाल के जो पीएम हैं, उन्होंने भी क्या किया है, ये है पीएम वहाँ के, इन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं देने वाला, मैं जो मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, मैं उसका क्या करूँगा, सामना करूँगा, ऐसे ही मैं छोड़ नहीं दूंगा। 69 ईयर्स के हैं ये। और जैसे बात कर रहे हैं कौन कौन सी पार्टियों ने गठबंधन किया है, एक का नाम है नेपाली कांग्रेस और एक का नाम है सीपीएन यूएमएल। तो सीपीएन यूएमएल का मतलब क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओवादी, ठीक है ना। तो ये पार्टी का नाम है। अगर इसका इंग्लिश में नाम देखा जाए तो इसमें फिर क्या लिखा आएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी, ठीक है ना। तो इसके अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली हैं इस पार्टी के। तो देखते हैं क्या परिवर्तन होता है और क्या हमारे साथ इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर ये हट जाते हैं तो वही पहले की जैसी परिस्थितियां हो जाती हैं, ठीक है। राजनेता बदलते हैं तो आपसी संबंध भी बदलते हैं और आस पड़ोस के जो देश हैं उनके साथ भी कार्य करने का तरीके में बदलाव आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। और नेपाल जो है ना, वो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी है। इसने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कब ग्रहण की थी, 14 दिसंबर 1955 को। ये यूएन का सदस्य है। नेपाल का आप राष्ट्रीय ध्वज देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलो, अब आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। भारत के ऐसे कई राज्य हैं जिनके साथ नेपाल की सीमा लगती है, आपको पता है। लेकिन सबसे लंबी सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है, वो बताना है। जब हम बात करते हैं नेपाल और भारत की सीमा के बारे में, नेपाल भारत की सीमा अप्रोक्सीमेटली कितनी है, लगभग है ये 1751 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में, ये हमारा बॉर्डर एरिया है। कई ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें नाम आता है उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का और सिक्किम का भी नाम आता है। और इसी के साथ में बिहार भी है और पश्चिम बंगाल भी है। तो ये जो हमारे भारतीय राज्य हैं, इनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। लेकिन सबसे लंबी सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है, अगर आपने उत्तर प्रदेश लिखा होगा तो आपने ठीक लिखा है। लगभग कितने किलोमीटर की लगती है ये, 651 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है नेपाल के साथ भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की। अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी सीमा कौन से भारतीय राज्य के साथ लगती है, सबसे छोटी सीमा, तो क्या आप बता सकते हैं। आपको फिर लिखना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो आपको लिखना है इसमें 96 किलोमीटर, ठीक है ना।
और उसके बाद में सिक्किम के साथ लगती है, क्योंकि सिक्किम के साथ कितनी है, सिक्किम 97.8 किलोमीटर लिखना है आपको, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलो चलते हैं हम। कोर्ट अलाउज 2 hours कस्टडी पैरोल टू इंजीनियर राशिद टू टेक ओथ एज एमपी। अभी कोर्ट ने अलो कर दिया है, उन्होंने क्या किया है, हिरासत पैरोल की अनुमति दी है इंजीनियर राशिद को कि वो लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ले लें। हाल ही में आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव हुए पूरे भारतवर्ष में, और राशिद खान जो हैं उन्होंने भी जीत हासिल की, लेकिन ये जेल में हैं। क्यों है ये जेल में? 2019 में इनको जेल में डाल दिया गया था। कौन से एक्ट के तहत? तो इनको एनआईए के तहत डाला गया, ठीक है। किसके द्वारा? एनआईए के द्वारा। और कौन से एक्ट के तहत? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटेशन एक्ट, जिसे हम यूएपीए के नाम से जानते हैं। तो यूएपीए के अंतर्गत इन पर कार्रवाई हुई, उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, कल ही न्यूज़ में बताया था कि 1 जुलाई 2024 से नए कानून, 3 नए आपराधिक कानून पूरे भारतवर्ष में लागू हो गए, ठीक है। जिसका नाम हमने क्या रखा था? भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है ना। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और एक हमने रखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये 3 नए आपराधिक कानून भारत में लागू हो गए हैं। यूएपीए की जब हम बात कर रहे हैं, उस यूएपीए को भी किस में डाल दिया गया है? इस बीएनएस में डाल दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इसको अब की बार रखा गया है, ठीक है ना। तो ये परिवर्तन हुआ है इन नए कानूनों के तहत। ए कोर्ट इन न्यू दिल्ली ऑन जुलाई 2, इन्होंने 2 घंटे के लिए पैरोल की अनुमति दी है कश्मीरी लीडर शेख अब्दुल राशिद को, जिन्होंने अभी लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेनी है 5 जुलाई को, यानी कि परसों ये शपथ लेंगे। इनको क्या कहा जाता है? इंजीनियर राशिद कहा जाता है। इनको फिर यूएपीए के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया? यूएपीए का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इनको इसी के तहत गिरफ्तार किया गया था। कारण ये रहा, इन पर ये एलिगेशन लगा गया है, ठीक है ना। तो जैसे विदेशी जो आतंकवादी हैं उनसे फंडिंग के मामले का ये केस है, इसके बारे में थोड़ा आप स्टडी कर सकते हैं। और ये कौन सी पार्टी के हैं? तो ये पार्टी का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये लीडर हैं। अभी देखते हैं इन्होंने क्या किया था। एक निर्दलीय, सॉरी ये इसके नहीं है, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, उनको हराया था, ठीक है, लोकसभा सीट से। वो लोकसभा सीट है बारामूला की। बारामूला से ही जीत कर आए हैं। और कौन से हैं ये? निर्दलीय उम्मीदवार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला को इन्होंने हराया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये हैं इंजीनियर, ठीक है, जिनको इंजीनियर राशिद के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा ये बताओ कि ये जो मैंने अभी बताया था यूएपीए, जिसके तहत इन पर कार्रवाई हुई, इनको जेल में डाल दिया गया, इस यूएपीए को किस में डाला गया है? बीएनएस 2023। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो 3 कानून हैं, बीएनएस 2023, बीएनएसएस 23 और बीएसए 2023, तो ये कब लोकसभा में पारित हुए थे? आपको इनके बारे में बताना है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा 20 दिसंबर 2023, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। लोकसभा में पारित हुए थे ये कब? 20 दिसंबर 2023 को। उसके अगले दिन राज्यसभा में भी इनको पारित कर दिया गया, और फिर इस पर फाइनली राष्ट्रपति ने साइन भी कर दिए। राष्ट्रपति कौन है? हमारी वर्तमान में राष्ट्रीय हैं माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति के साइन जब कर दिए गए, तो ये क्या बन गया? ये एक्ट बन गया। विधेयक से फिर ये एक्ट बन गया। और 24 फरवरी को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि ये जो 3 कानून हैं,
ये 1 जुलाई से लागू होंगे। तो 1 जुलाई तो निकल चुकी है और ये लागू भी हो चुके हैं। इन कानूनों के तहत एफआईआर भी हो गई है, बीएनएस के तहत एफआईआर भी हो गई है। तो जैसे मैंने आपको वैसे कल बता दिया था, पहले आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयास के लिए लगती थी, लेकिन अब धारा 109 लगेगी। बीएनएस की धारा 109, हत्या अगर किसी ने की है तो उस पर आईपीसी की धारा 302 लगती थी, लेकिन अब बीएनएस की धारा 103 लगेगी। ऐसे बहुत से परिवर्तन इसमें किए गए हैं। ठगी के लिए आईपीसी की धारा 420 लगती थी, लेकिन अभी बीएनएस की धारा 316 लगेगी। देशद्रोह के लिए आईपीसी की धारा 124 लगा करती थी, लेकिन अब बीएनएस की धारा 152 लगेगी। और भी इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। महिलाओं के लिए भी इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई भी झूठ फरेब करता है और बिना बताए, यानी कि अगर कोई शादीशुदा है और वो बिना बताए किसी से शादी कर लेता है और बाद में ये पता चला कि वो तो पहले से शादीशुदा था, तो उस पर कार्रवाई होगी, उसको सजा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा। ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों के लिए भी इसमें कहा गया है कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार करता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी और उसको लंबे समय के लिए कारावास में डाला जाएगा। ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया था कितने सालों की सजा होगी, क्या क्या प्रावधान उसमें किया गया है। ठीक है। अगर आपने ये कह दिया कि चलो मैं आपसे शादी करूंगा और फिर आप उनसे संभोग करते हैं, तो भी आप उसमें क्या होंगे, आरोपी पाए जाएंगे और आपको लंबी सजा होगी। ठीक है। तो चलिए अब आप ये बताइए, जहां से हम बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से क्या बने हैं, ये सांसद बने हैं। इन्होंने इसको हराया है, अम अब्दुल्ला को हराया है, उमर अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। तो आप ये बताइए कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। आपको पता है जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर आपने लिखा होगा ना मनोज सिन्हा, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया। चलो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं मनोज सिन्हा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी का मैप, ये है जम्मू कश्मीर। इस मैप को पीआईबी के द्वारा पब्लिश किया गया है। इसमें आपको 22 जिले दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट जब आप चेक करेंगे जम्मू कश्मीर यूटी की, तो वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा 20 जिले हैं। क्योंकि ये जो 2 जिले हैं, यहाँ इस क्षेत्र में जब देखा जाए तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे में है। तो हम जल्दी ही इसे भी क्या करेंगे, छुड़ा ही लेंगे। तो ये हिस्सा जो है अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन जल्द ही हम इसे क्या करेंगे, छुड़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में 20 डिस्ट्रिक्ट हैं और 207 तहसीलें हैं इस जम्मू कश्मीर में। इसकी 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर और जम्मू। और कौन से कितने एरिया में फैला हुआ है, 42,241 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये जम्मू कश्मीर। यहीं के हैं वो अमर अब्दुल सॉरी यहीं के हैं वो राशिद, राशिद, जिनको 2 घंटे की पैरोल के लिए छोड़ा गया है ताकि वो लोकसभा में क्या बन सकें, सांसद की शपथ ले सकें। अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ सिविलियन प्रिजनर्स फिशरमैन इन ईच अदर कस्टडी, यानी कि इन दोनों देशों के पास कितने कैदी हैं एक दूसरे देश के, ऐसा डाटा इन्होंने आपस में शेयर किया है। तो चलो यहाँ पर देख सकते हैं, पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में बंद 43 नागरिक कैदियों और 211 मछुआरों के नाम साझा किए हैं, जो भारतीय हैं या जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय ही हैं, टू बी इंडियन, बिलीव टू बी इंडियन। ठीक है ना। तो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान ने 1 जुलाई को एक दूसरे की हिरासत में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया और कहा कि नई दिल्ली के निरंतर प्रयासों से 2014 से अब तक 2639 भारतीय मछुआरों को और 71 नागरिक कैदियों को पाकिस्तान से वापस लाया गया है।
ठीक है, तो ये विदेश जो नीतियाँ होती है उन्हीं के तहत हमें समझना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में ये कहा कि इनके बीच में एक समझौता हुआ है जिसे हम कहते हैं द्विपक्षीय कॉन्सुलर एक्सेस समझौता। ये 2008 में हुआ था। एग्रीमेंट बाईलेटरल एग्रीमेंट ऑन कंसुलर एसेस टू 2008। तो इसके तहत इन्होंने ये कहा है कि हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को ये डाटा साझा करते हैं कि किसके पास किसने क्या क्या कैदी रख रखे हैं, या फिर किसने मछुआरे को पकड़ लिया है क्या। यानी कि जल क्षेत्र भी तो लगता है हमारे भारत का वहां पर। और जल के बारे में तो आपको एक बात पता होगी, सिंधु जल के बारे में। निम्नलिखित में से किन देशों ने सिंधु जल संधि समझौते पर साइन किए थे? आपको इनके बारे में बताना है। जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा भारत और पाकिस्तान सी ऑप्शन, तो आपका ये बिल्कुल ठीक रहेगा। वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यह सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के जल को इन दोनों देशों के बीच विभाजित करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ था, जिसे जल साझाकरण समझौता के नाम से हम जानते हैं। कब की बात है ये बात है 19 सितंबर 1960 की, जब ये साइन हुए थे। और 1960 में तो आपको पता है हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। अब जब हम बात करते हैं उस समय पाकिस्तान की तरफ से कौन आए थे, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने साइन किए थे, जिनका नाम क्या था? आयूब खान। तो इस प्रकार ये समझौता हुआ था, सिंधु जल संधि समझौता उसे हम बोल देते हैं। इस प्रकार से ये जो संधि है इन दोनों देशों में जो नदियों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए उसकी अनुमति देता है। ठीक है ना? क्या क्या शर्तें हैं जल की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा पाकिस्तान का मैप, सॉरी राष्ट्रीय ध्वज। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, और इसने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कब ग्रहण की थी? 30 सितंबर 1947 को ये यूएन का सदस्य बना। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। ईडी टेक्स एक्शन अगेंस्ट ए कोल माफिया इन रांची। रांची में ईडी ने कोयला माफियाओं के खिलाफ में कार्रवाई की है। एजेंसी ने क्या किया है? एजेंसी ने अंसारी की 9.67 करोड़ की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। परिवर्तन निदेशालय, ईडी का पूरा नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में इसे हम परिवर्तन निदेशालय कहते हैं। रांची ने इन्होंने क्या किया है? मोहम्मद इजहार अंसारी की 9.67 करोड़ की 62 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया। यह संपत्तियां उनके और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत दर्ज मामले में जब्त की गई है। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है, ये ही तो होता है कि किसने किस प्रकार से ब्लैक मनी कमाई है। ठीक है ना? लेकिन इन पर जो कार्रवाई होगी वो किसके आधार पे होगी? आईपीसी के आधार पे होगी, क्योंकि ये पहले का मामला है। तो 1 जुलाई से जो पहले के मामले हैं उनको पुराने कानूनों के तहत ही हैंडल किया जाएगा। और पुराना कौन सा था? आईपीसी 1860। तो इसी के तहत। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इस आईपीसी की जगह 1 जुलाई 2024 को कौन सा कानून लागू कर दिया गया था? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 इसकी जगह लागू हुआ है। ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए कि परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो आपको कमेंट में बताना है परिवर्तन निदेशालय के बारे में। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, परिवर्तन निदेशालय के बारे में हम लगभग बात करते भी रहे हैं पहले भी। अगर आपने इसमें लिखा होगा ऑप्शन डी, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। और ये भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो आप कहेंगे वित्त मंत्रालय के अधीन इसका कार्य होता है। ठीक है, वित्त यानी कि पैसा,
और पैसों से संबंधित जितने भी मामले होते हैं, वो यही ईडी संभालती है, ठीक है? और वित्त मंत्रालय का एक विभाग होता है जिसे हम राजस्व विभाग के नाम से जानते हैं, उस राजस्व विभाग के अधीन ये कार्य करती है। इसके मुख्यालय की जब बात की जाती है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है? तो आप कहेंगे इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बना हुआ है। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक, नई दिल्ली, ठीक है ना? तो ये आपको टिक करना है इसमें। और प्रवर्तक निदेशक जो होते हैं ना, वो इसके प्रमुख होते हैं। तो इस प्रकार आज की ये आपकी कहानियाँ थी, हमने इनको कवर किया करंट अफेयर्स के माध्यम से। इसकी कक्षा जो भी हुई है आज तक, उसकी पीडीएफ आपको मिली ही है, इसकी भी पीडीएफ आपको मिली जाएगी। इस पीडीएफ के साथ आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा, उसे भी आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने भी नहीं किया है अभी तक तो आप भी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे, समय से पहले आपको नोटिफिकेशन इसकी मिल जाया करेगी। अगर आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल टिक करना है एड्यूरोही24। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च करना, अपनी प्रोफाइल आपको वहां पर दिख जाएगी। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और बने रहें हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।